नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पाकिस्तान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं। कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस भी मौजूद है। कोर्ट तक जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 2 दिन के हंगामे के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर कई कड़े सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी डिसग्रेसफुल यानी अपमानजनक है। अदालत ने इमरान को 1 घंटे के भीतर पेश करने के लिए कहा था। नैब ने कुछ और समय मांगा था कि 4:30 बजे तक हम पेश कर पाएंगे नहीं, और दरअसल ये भारतीय समय के मुताबिक 5 बजे यानी समय के आसपास बता सकते हैं, जो 5 अब 6 बज रहे हैं, तो काफ़ी 1 घंटे तक की हम देख सकते हैं देरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब के वारंट की वैधता की भी जांच करेगा। तो अदालत का ये रुख बता रहा है कि शायद इमरान खान को क्या कुछ राहत मिल सकती है। बहरहाल तमाम सुरक्षा के इंतजाम है। हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। कादम्बनी, क्या अपडेट इस मामले में? कोर्ट पहुंचने में इतनी देरी, जबकि बताया जा रहा था इतना समय लगना नहीं चाहिए जहां से निकल कर इमरान खान को इस कोर्ट में पहुंचना है। बिल्कुल निधि, पुलिस लाइंस में उनको कस्टडी में रखा गया था। उनको जो सबसे छोटा रास्ता है वहां से कोर्ट तक पहुंचने का, उसमें महज 20 मिनट लगते हैं। बाकी भी जो रास्ते हैं वहां पर भी पूरी सुरक्षा लगाई गई है। जिस तरह का इंतजाम होता है, ट्रैफिक डाइवर्जन वगैरह, तो वहां से भी इतना वक्त तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोर्ट के बाहर और अंदर पुलिस की तैनाती है, कमांडोज की तैनाती है। बॉम्ब स्क्वाड जो है उसने कोर्ट की भी पूरी स्वीप की है, लेकिन अभी तक इमरान खान का कहीं पता नहीं है। पीटीआई के जो उनके सहयोगी हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर इमरान खान कहाँ हैं, क्या उन्हें किसी और लोकेशन पे शिफ्ट किया गया है, ये भी वो सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत अहम सुनवाई है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आपने बताया जैसे राष्ट्रपति सवाल उठा चुके हैं कि पाकिस्तान का माहौल बन रहा है जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जब सुनवाई हुई यहाँ पर 2:30 बजे कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ से कोर्ट में करीब 90-100 रेंजर्स घुसकर लेकर उनको गए, तो ये बहुत ही अपमानजनक है कोर्ट के लिए। यहाँ पर परिसर में किसी भी कोर्ट में इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। किसी भी शख्स को ये नहीं लगना चाहिए कि कोर्ट में जब वो सरेंडर करने आ रहा है या बेल एक्सटेंशन के लिए आ रहा है तो इस तरह से गिरफ्तार हो सकता है। तो फिलहाल अभी इंतजार हो रहा है इमरान खान का कि वो कब कोर्ट पहुंचते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिल्कुल कादम्बनी, हम आपके पास आगे भी आते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात हमारे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम फैसलों की, जिनका असर महाराष्ट्र, दिल्ली पर ही नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण संदेश है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने कई अहम फैसले आज सुनाए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार बनी रहेगी। शिंदे गुट के 16 विधायकों पर स्पीकर फैसला करेंगे। फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का फैसला गलत था। उद्धव ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम राहत दे देते। उद्धव ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, अब बहाल नहीं कर सकते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली के संदर्भ में जो बड़ा फैसला सुनाया है, ये फैसला दिल्ली सरकार और LG के बीच अधिकारियों की लड़ाई को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है। कानून व्यवस्था, पुलिस, जमीन पर केंद्र का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि SG दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करने को बाध्य हैं। चुनी हुई सरकार में उसी के पास प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए जो चुनाव कर आते हैं। तो इन 2 बड़े फैसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ कानून के विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा सर हैं। तो सबसे पहले उनसे हम महाराष्ट्र के बारे में पूछेंगे और महाराष्ट्र का सवाल उनसे शुरुआत करेंगे। फैजान साहब, महाराष्ट्र पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, शिवसेना के दोनों गुटों को लेकर, राज्यपाल को लेकर, स्पीकर को लेकर, उससे क्या सीख मिलती है हमें? निधि जी, देखिए कि जब से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की सही विवेचना करने से पीछे नहीं हटेगी।
मैं समझता हूं कि उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले, जिनका देश की सियासत और संविधान पर बहुत दिनों तक असर पड़ने वाला है, पॉलिटिकली कंटेंशियस मैटर्स थे, उस पे सुप्रीम कोर्ट एक वॉइस में बोली और एक मत से बोली। आमतौर से संविधान पीठ के फैसले यूनानिमस नहीं होते हैं। अब आपने क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में पूछा है, तो हमारे देश में ये एक बड़ी समस्या रही है आया राम गया राम की, और उसी को नियंत्रण करने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन से डिफेक्शन लॉ लाया गया। उस लॉ में ये प्रावधान था कि अगर 1/3 लोग किसी पार्टी को तोड़ते हैं तो वो स्प्लिट माना जाएगा और वो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। फिर वाजपेयी सरकार ने उसमें एक और संशोधन किया और उन्होंने स्प्लिट वाली चीज को हटा दिया और ये कहा कि अब ये 2/3 लोग हों जो टूटे और वो फिर मर्ज हों किसी और पार्टी में। महाराष्ट्र के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में बड़े विस्तार से इस निर्णय में डिस्कशन किया, और जो उन्होंने फैसला दिया है वो, क्योंकि हम एक संसदात्मक शासन प्रणाली हैं, हमारे यहाँ केंद्र में और राज्यों में आपको मालूम है सरकारें बनती हैं, अक्सर क्लियर मैंडेट नहीं मिलता, अक्सर सरकारों से उनकी पार्टी के ही एमएलए जो हैं वो सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं। तो किस चीज को ये माना जाए कि अब सरकार से ये कहा जाए कि वो विश्वास मत प्राप्त करे, इस पर जो आज फैसला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया है वो आगे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ एमएलएज का, जैसे इस केस में देवेंद्र फडणवीस और 7 एमएलएज ने लिखा कि साहब वो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए उनसे कहा जाए उसको, या ये कि पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसको जो लोग तोड़ते हैं, पार्टी के अनुशासन को, वो कुछ लिखें, उसको मानकर स्पीकर कोई फैसला करे। इन दोनों चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं और उन्होंने कहा है कि यहां पर ना तो कोई ऐसा कारण था गवर्नर के सामने, ना उनके सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मटेरियल था जिसके बिना पर उन्हें ये लगता कि शायद जो ठाकरे सरकार है उद्धव ठाकरे की, वो विश्वास मत खो चुकी है, या स्पीकर ने जिस तरीके से जो स्प्लिट ग्रुप था उसकी बात को माना और विप के रिकॉग्निशन में जो उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। आपको मालूम है कि ये बात कही गई कि साहब सरकार को रेस्टोर किया जाए। ये मुंबई के जजमेंट में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ का फैसला कोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि वक्त पड़ने पर हम जो है सरकार को रेस्टोर कर सकते हैं। पाकिस्तान में सरकार नवाज शरीफ की रेस्टोर की थी उनकी सुप्रीम कोर्ट ने। यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि इन्होंने विश्वास मत फेस ही नहीं किया और खुद उद्धव ठाकरे ने अपना त्याग पत्र दे दिया, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उनकी सरकार को किसी तरह रेस्टोर करें। एक बार आपने त्याग पत्र दे दिया बिना सदन को फेस किए हुए, तो वो वहां पर एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार दी। जी, विधायकों का जो रुख है वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है हमारी राजनीति में, उनके लिए क्या संकेत कि क्या हो रहा था पिछले चंद वर्षों में कि आप पहले पार्टी में अपना ही लॉयल्टी चेंज करते थे, फिर आपको यह अंदाजा होता था कि शायद स्पीकर आपको अयोग्य घोषित कर दे, इसलिए आपको ये एक ईमेल भेज देते थे या कोई ऐसा ही लेटर भेज देते थे कि हम स्पीकर को हटाना चाहते हैं। अब फिर क्योंकि स्पीकर के अपने हटने का प्रस्ताव ये बागी विधायक द्वारा भेजा जाता था, तो ये कहा जाता था कि स्पीकर जो खुद अपने अंडर क्लाउड है वो किसी और की योग्यता या अयोग्यता पर फैसला ना दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाने की कोशिश की है और उन्होंने ये फैसला दिया है कि स्पीकर ऐसे मामलात में फैसला दे सकता है। उनको ये देखना होगा कि उनके सामने ऑब्जेक्टिव मटेरियल क्या है, क्या प्रॉपर एक स्पीकर के रिमूवल की
जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। तो देखिए, लेजिस्लेटिव मामलात में स्पीकर सर्वोपरि होना चाहिए। वो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर जो भी इस मामले में फैसला करेगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के बजाय हम लेजिस्लेटिव पार्टी को कोई अधिकार दे देंगे तो ये ऐसे होगा कि जैसे जो उसका कॉर्ड है बर्थ का, बच्चे का अपनी मां के साथ, उसको आपने तोड़ दिया हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक अनुशासन चाहती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि जनता के चुने हुए प्रतिद्वंदी अपने निजी स्वार्थों के कारण अपनी दल बदल ना करें। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि कोई विधायक अगर अपनी सरकार से नाखुश है या सरकार की आलोचना करता है या उस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना विश्वास उस सरकार से विड्रॉ कर लिया। जी फैजान साहब, अब आखिर में दिल्ली के लिए भी अहम दिन रहा है। आखिरकार अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है, आपका क्या आंकलन? ये सबसे बड़ी सीख, निधि जी, हमने बहुत बार इस बात को बोला है और लिखा है कि संविधान जो है वो एक सा केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर विश्वास नहीं करता। अब देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं निधि जी आपके इस चैनल पे दिल्ली के इस निर्णय के बारे में। संविधान में आप देखें, अलग अलग राज्यों से केंद्र के अलग अलग रिश्ते हैं। हमने 370 पे बहुत जिक्र किया, लेकिन और जो राज्य हैं, नागालैंड है, सिक्किम है, और भी कई राज्य हैं जिनका अलग अलग केंद्र से रिश्ता है। उसके तो फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि जो बिहार का या यूपी का केंद्र से रिश्ता हो और उनमें जैसे शक्तियों का विभाजन हो, वैसा ही महाराष्ट्र और गुजरात और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हो, ऐसा नहीं है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो बिल्कुल साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो सकती है, लेकिन यहां पे भी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। और क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के पास शक्तियां होनी चाहिए। और इसलिए दिल्ली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो 3 सब्जेक्ट्स जो केंद्र के पास हैं आर्टिकल 239 AA में, यानी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, इसके अलावा जो दिल्ली की असेंबली है उसको किसी भी राज्य की तरह की शक्तियां हैं, और जो दिल्ली की सरकार है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो उन सारे मामलात में होंगी। सुप्रीम कोर्ट का साफ मैसेज है कि जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में शक्तियां होनी चाहिए। अगर सर्विसेज यानी सिविल सर्वेंट्स और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिनको सरकार की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है वो मंत्रियों के कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो फिर सरकार उन नीतियों को लागू नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ट्रिपल चेन सिस्टम है कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसमें सिविल सर्वेंट मंत्री को, और मंत्री दिल्ली की विधानसभा को, और दिल्ली की विधायक जनता को अकाउंटेबल हैं। और अगर ऐसा है तो ये अकाउंटेबिलिटी की जो 3 चेन्स हैं ये बिगड़ जाएंगी अगर एक केंद्र के नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये शक्तियां दे दी गई। तो मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2019 का स्प्लिट जजमेंट था जिसमें जस्टिस अशोक भूषण ने दिल्ली सरकार को सर्विसेज से भी अलग रखा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। और जो 2017 का 5 जजेस बेंच का दिल्ली में जो जजमेंट था जिसमें एलजी से कहा गया था कि एलजी हर मामलात में दिल्ली सरकार के दखल ना दें, उसको एक तरीके से रीट्रेट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनियन टेरिटरीज भी जो हैं जिनमें विधानसभाएं हैं वो पूरी तरह केंद्र के अधीन नहीं है। मैं समझता हूं कि जजमेंट को किसी सरकार के लिए सेटबैक
और किसी सरकार की जीत की तरह मैं नहीं देखना चाहता। मैं ये देखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों निर्णय जो आज हैं वो हमारी संघात्मक शासन प्रणाली यानी जो फेडरलिज्म है, जो संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, या जनतंत्र या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्टी सिस्टम जो हमारे जनतंत्र का कोर है, उसको अपहोल्ड करने के लिए है। सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारों के स्टैंड पर हम नहीं जाना चाहेंगे। संविधान के रूप से देखेंगे तो दोनों जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली मैं समझता हूं देश में एक संविधानवाद को प्रमोट करते हैं और संविधानवाद को मजबूती देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फैजान साहब, इतनी गहराई से आज के दो अहम फैसलों को समझाने के लिए। तो आइए अब ग्राउंड में देख लेते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ी राहत की सांस ली है। 8 साल से वो उसके लिए लड़ाई कर रहे थे। देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल बेशक डायबिटीज के मरीज हैं, लेकिन आज मिठाई ना खाते ये नहीं हो सकता था। आखिर 8 साल लंबी लड़ाई के बाद उनकी सरकार की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक राय में कहा कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और उन पर पूरी तरह से नियंत्रण केंद्र सरकार या एलजी का नहीं बल्कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा, अगर चुनी हुई सरकार अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकती तो वो लोगों के लिए सामूहिक दायित्व का निर्वाह कैसे करेगी। चुनी हुई सरकार में उसी के पास प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार नहीं रहता है तो फिर जवाबदेही की ट्रिपल चेन पूरी नहीं होती। अफसरों की सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास भी दूसरे राज्यों की तरह अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक बार फिर साफ कर दिया कि दिल्ली में केवल जमीन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। बाकी सब विषयों पर उपराज्यपाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और 4 जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था, उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि पिछले 1.5 साल में जिन अफसरों ने सरकारी काम रोके उन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने पाया था कि अफसरों ने जानबूझकर मोहल्ला क्लिनिक का पैसा रोका, जिसकी वजह से स्टाफ का वेतन और दवाइयां कई महीनों तक नहीं मिले। सरकारी अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनकी नौकरी भी गई और दूसरी तरफ अस्पतालों में अव्यवस्था पैदा हुई। दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक दिया गया, जिसके चलते कई प्रोजेक्ट लटक गए। यही नहीं, बुजुर्गों की पेंशन भी रोक दी गई थी। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर निशाना साध रही है। जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का अभी मैंने सुना, उनकी बातों से एक बात समझ में आती है कि जिस चीज के लिए वो छटपटा रहे थे वो उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में मैं अधिकारियों को ट्रांसफर करूंगा। इसका मतलब आप ट्रांसफर पोस्टिंग को इंडस्ट्री बनाएंगे। अब गुणवत्ता पे काम नहीं होगा, अब पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे काम होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब केजरीवाल सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने,
नई नियुक्तियां करने और किसी भी अधिकारी को किसी भी विभाग में लगाने और हटाने में सक्षम हो गई है। अधिकारियों को नियुक्त करने का, उनको हटाने का, उन पर कार्रवाई करने का, उनको पुरस्कृत करने का अधिकार अगर चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा तो चुनी हुई सरकार काम कैसे करेगी? यह दलील शुरू से आम आदमी पार्टी सरकार दे रही थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील को अहम माना और आखिर में अपने फैसले में भी इसी को सर्वोच्च मान्यता दी कि अगर कहीं चुनी हुई सरकार है तो उसका अधिकारियों पर नियंत्रण होना ही चाहिए। दिल्ली से अपने सहयोगी आशीष भार्गव और कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और आइए एक बार फिर से आपको पाकिस्तान लिए चलते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान पहुंच गए हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और काफी देरी हुई, करीब भारतीय समय के अनुसार 5 बजे तक उनको पहुंचना था और अब 6 बजे 6:30 बज गए हैं। तो काफी देरी के बाद इमरान खान यहाँ पहुंचे। क्यों पहुंचे इतनी देरी से? और अदालत में कहा जा रहा है अब कोर्ट रूम में वो पहुंच चुके हैं। कोर्ट रूम नंबर 1 में वो पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी कादम्बनी हमारे साथ मौजूद है। कादम्बनी, तो पाकिस्तान से अब क्या अपडेट? देखिए, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि इमरान खान जो हैं देर से ही सही लेकिन पहुंच गए हैं और कोर्ट नंबर 1 के अंदर हैं। ये भी खबर आ रही है कि सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि इसके पहले काफ़ी वक्त लगा, जब उनको 5 बजे पहुंचना था। उसके बाद हमने देखा कैसे कमांडोज वहां पर मौजूद हुए। उसके बाद कोर्ट की बॉम्ब स्क्वाड ने पूरी क्लीनिंग की। जो लोग वहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, जो केस से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं है, उन्हें बाहर निकलने को कहा गया। जो रास्ते हैं उनको सैनिटाइज किया गया और अब जाकर कुछ ही वक्त पहले कड़ी सुरक्षा में इमरान खान वहां पर पहुंचे हैं। तो इस वक्त सुनवाई शुरू हो चुकी है। पहले ही टिप्पणी हम सुन चुके हैं जजेस ने क्या दिए हैं, लेकिन अब जो सुनवाई होगी वहां इमरान खान की मौजूदगी में वो सुनवाई है कि क्या NAB जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है पाकिस्तान के एंटी करप्शन, उसने वारंट की लीगैलिटी उसकी क्या थी? क्या वारंट वो लीगल था? जिस तरह से कंप्लाई किया गया, जिस तरह से उस वारंट को फॉलो किया गया, क्या वो लीगल तौर पर सही है? तो ये अब इमरान खान की मौजूदगी में वहां पर कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट के अंदर इमरान खान के वकील हैं और अपोजिंग जो वकील हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा और कोई भी किसी को भी इजाज़त नहीं है वहां पर होने की। दरवाज़ा जो है वो बंद कर लिया गया है। तो ये एक सुनवाई बेहद अहम अभी चल रही है। क्या इसमें इमरान खान को राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अपनी तरफ से जो नैब के वकील हैं वो भी ये सामने रखेंगे। वो जो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, लेकिन जो टिप्पणियों से हम समझ सकते हैं निधि, जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने टिप्पणी की कि क्या कोर्ट परिसर से इस तरह से लेकर जाना, क्या ये कोर्ट का अपमान नहीं है? उन्होंने कहा कि 90-100 लोग घुस जाते हैं, ऐसे में क्या कोर्ट का अपमान नहीं हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सिटीजन को ये नहीं लगना चाहिए कि वो कोर्ट में जाए तो वहाँ भी ये हो सकता है, किसी भी कोर्ट में इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अब मामला जो है वो बॉयल डाउन कर रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जिस तरह से NAB ने की, क्या वो सही है, नहीं है? उसके बाद अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को क्या आपको देखकर खुशी हुई? उन्होंने ये भी कहा कि आपकी गिरफ्तारी के बाद जो हिंसा हो रही है, शांति होनी चाहिए। ये चीज़ें अभी निकल कर वहाँ से छनकर सामने आ रही हैं। तो सुनवाई इस वक्त जारी है। उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ देर में साफ हो जाएगा कि आखिर इमरान खान क्या अभी वैधता को लेकर, NAB के वारंट और उसके कंप्लायंस के वैधता को लेकर उनको एक राहत मिलती है, या फिर वो अभी भी वहां पर अंदर रहते हैं, कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में, गिरफ्तारी में रहते हैं। निधि, बिल्कुल कादम्बनी, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके पास आते रहेंगे। तो देश की बात में लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद अमृतसर से खबर आई, क्यों वहां पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, बताएंगे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। सरेंडर के बाद गिरफ्तारी अवैध है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अब वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जो इमरान खान के वकील हैं, जो तमाम विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं तब की जब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा था। और ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट जब अंदर ले जाया गया कोर्ट रूम के अंदर, तो इमरान खान को जजेस का जो गेट होता है उस रास्ते से लेके जाया गया।
और ये आप देख सकते हैं जो इमरान खान के पक्ष के वकील होंगे वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये बहुत अहम है। जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से उपद्रव की स्थिति, हिंसा के हालात पाकिस्तान के कई शहरों में देखने को मिले थे और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस समय आज इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। कहा है कि जब वो सरेंडर करने आए तो जो गिरफ्तारी थी वो अवैध है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, फैसला है। क्या ऐसे में इमरान खान आज ही बाहर हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, उनको बड़ी राहत मिलेगी? ये एक बहुत अहम पहलू होगा। हम देख सकते हैं ये जो तस्वीर उस समय की है जब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा था और जो हमारे सहयोगी में जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, बहुत रोष था, गुस्सा था उनके कार्यकर्ताओं में। तो आज ये उनके सहयोगी जो उनके साथ काम करने वाले वकील होंगे जो ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान को जब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 घंटे के अंदर उनको पेश किया जाए। हालांकि 1 घंटे के अंदर पेश नहीं किया गया, लेकिन जब पेश किया गया तो बाइज्जत कहा जा सकता है किस तरह से जो जजेस का गेट होता है उस गेट से इमरान खान को अंदर ले जाया गया है। ये उस समय की तस्वीरें हैं जो ये दिखा रही हैं, क्योंकि इमरान खान और इस पर जिस तरह से इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया था, एक तरह से काफ़ी धक्का देते हुए अरेस्ट किया गया था। उनके कार्यकर्ताओं में, उनके पार्टी के लोगों में बहुत रोष था इस बात को लेकर। तो आज एक तरह से उससे भरपाई करने की और इमरान खान की रिहाई के आदेश भी दे दिए हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ने जानकारी दी है ग्रुप में कि इमरान खान की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं अब। उमा, तो ये बहुत बड़ी खबर कि आज ही 1 घंटे के अंदर पेशी के लिए कहते हैं और फिर गैर कानूनी कहते हैं गिरफ्तारी को, और इमरान खान की रिहाई के आदेश दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने। जी देखिए, वहाँ से जो पत्रकार रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक इमरान खान की रिहाई के आदेश दिए गए हैं और साथ ही कल हाई कोर्ट में पेश होने को भी कहा गया है, जहाँ पे इस मामले की आगे सुनवाई होगी। ये एक बड़ी राहत की बात है इमरान खान के लिए और जाहिर सी बात है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, तभी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार देने से या अवैधानिक करार देने से मना किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, कल भी सुनवाई हुई और आज 3 सदस्यीय बेंच के सामने इसकी सुनवाई हुई। तो एक बड़ी राहत इमरान खान के लिए। और ये भी बात कही जा रही है कि जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बांदियाल, उनकी जो बेटी है वो पीटीआई की वर्कर है। ये वहाँ के जो पाकिस्तान के जानकार हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी और जिस तरीके से कानूनी तौर पर हाई कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया था। और इसके बाद अब जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और जिस तरीके से कोर्ट ने उनको पेश करने के लिए कहा इस्लामाबाद पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को, और कुछ देरी से ही सही लेकिन उनको कोर्ट में पेश किया गया। तो ये जानकारी जो है वो आई जब कि उनको कोर्ट में पेश करने को कहा गया। उसके बाद जो ये पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक राहत की एक उम्मीद जगी कि शायद राहत मिले। और उसके बाद जब देरी हो रही थी तो पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पूछा जाने लगा कि इमरान खान कहाँ हैं। कोर्ट ने 1 घंटे के अंदर पेश करने को कहा था, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए, उनको पेश नहीं किया गया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनको पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के उस दरवाजे का इस्तेमाल किया गया जो अमूमन जजों के लिए होता है, और ये भी एक विशेषाधिकार की बात मानी गई इमरान खान के लिए, क्योंकि कोई भी मुलजिम या किसी जिस पे मुकदमा हो या जिसकी सुनवाई हो वो सामान्य गेट से आते जाते हैं, लेकिन जजेस का जो दरवाज़ा है वो खोला गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाकर रूम नंबर 1 में उनको जब पहुंचाया गया उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जो सहाफ़ी यानी कि जो पत्रकार अंदर थे वो अंदर ही रहे। और उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि जज ने जो है उनसे पूछा कि जज ने उनसे कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। तो ये सारा कॉनोटेशन इस बात की ओर इशारा करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर वहाँ सवालात उठने के तमाम जो उम्मीद है वो की जा रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वहाँ के जो पत्रकार जानकारी दे रहे हैं वो ये कि जो जज हैं उनकी बेटी पीटीआई की वर्कर है। तो क्या ये जो फैसला है इस आधार पर है या फिर जिस तरीके से हाई कोर्ट से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया खिड़की तोड़कर और ज़बरदस्ती वहाँ पर उनको वहाँ से उठाया गया, जिसको कि पीटीआई ने कहा कि एक तरह से अगवा किया गया है उनको। तो क्या इस कानूनी आधार पर यह फैसला आया है या किसी तरह का कोई दूसरा जो एक लगाव है वो इस फैसले के पीछे है? इस बात पर
पाकिस्तान में चर्चा जरूर जोर पकड़ेगी। लेकिन पहली और बड़ी खबर यही है कि इमरान खान को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया उसको असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और अब जो है उनके लिए बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल उमा, क्योंकि जो 2 दिन से हिंसा की, आगजनी की तमाम तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही थी, तो अब उम्मीद करते हैं कि वो सब अब तस्वीरें एकदम पलट जाएंगी और आगजनी वगैरह तो तमाम चीजें बंद होंगी, अब ढोल नगाड़े की भी तस्वीरें आएंगी। लेकिन अपने आप में आपने एक अहम बात बताई है, लेकिन जब कोई सरेंडर करने आए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जब कोई सरेंडर करने आए और उस परिसर से आपने जिस तरह से गिरफ्तार किया और जिस धक्का मुक्की से एक पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया, उसको लेकर डिसग्रेसफुल कहकर सुप्रीम कोर्ट ने अगर टिप्पणी की है, वो उसके भी अपने बहुत मायने हैं। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है क्योंकि उनकी बिटिया भी पीटीआई से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब वो सरेंडर कोई करने आया फिर इतना धक्का देकर, इससे कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था और इसका जो खामियाजा था, जो पीटीआई के कार्यकर्ता थे वो 2 दिन तक हमने पाकिस्तान के कई शहरों की सड़कों पर देखा था। जी बिल्कुल, जहां तक पीटीआई के कार्यकर्ताओं की बात है, तो जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके की तस्वीरें आई और सोशल मीडिया पे वो चली, उससे ज़्यादा ये बात जो है गंभीर बनी। और पीटीआई के नेताओं ने लगातार कॉल दिया पीटीआई कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आने का। तो पहले 2 दिन जब कार्यकर्ता सड़कों पर आए, उन्होंने जमकर हिंसा की, आर्मी के ठिकानों को भी निशाना बनाया, आर्मी मुख्यालय को निशाना बनाया, और उस वक्त वहाँ पर आर्मी नज़र नहीं आई। ये भी कहा गया कि इस तरह का हिंसा इसलिए होने दिया गया ताकि एक नैरेटिव बने कि पीटीआई के कार्यकर्ता जो हैं वो दहशतगर्द की तरह काम कर रहे हैं। और कल रात को जब शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से दहशतगर्दी का रवैया दिखा रहे हैं। तो एक लड़ाई जो है वो इमरान खान के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर लड़ रहे थे, दूसरी तरफ इमरान खान की जो लीगल टीम थी वो कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। और इसी मद्देनजर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची उनकी टीम, तो उनको यहाँ से ये राहत मिली है। एक अहम बात ये भी है कि जो पाकिस्तान की सेना है उसकी जो तैनाती है वो खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब में कर दी गई और बाकी प्रांतों में करने की तैयारी की गई, क्योंकि अंदेशा इस बात का था कि हिंसा इससे ज़्यादा भड़केगी। अब जो कोर्ट ने जो राहत दी है और साथ में ये भी कहा है इमरान खान से कि वो जो भी हिंसा हुई है उसकी निंदा करेंगे, तो एक तरह से इसको आप पूर्व शर्त कह सकती हैं कि हिंसा की निंदा करनी होगी। और हमने कल ही से देखा है कि किस तरीके से पीटीआई के जो नेता हैं उनकी जो भाषा है वो बदली है। वो अपने कार्यकर्ताओं से पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वे प्रदर्शन करने की बात करते नजर आए, और इसका ही एक नतीजा है कि आज जो है हिंसा की जो खबर है वो कम आई कल और परसों के मुकाबले। तो एक तरफ पाकिस्तान में जो अंदरूनी हालात थे वो काफ़ी बिगड़ते जा रहे थे और जो कानूनी लड़ाई थी वो अपनी जगह चल रही थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट से ये जानकारी आई है और तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को, तो एक बड़ा फैसला, और इससे जाहिर सी बात है कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह होगा। आपने सही कहा कि वहाँ पे अब जश्न मनाया जाएगा और पाकिस्तान में जैसे जैसे शाम ढलती है तो चाहे वो एहतजाज हो, प्रदर्शन हो, लॉन्ग मार्च हो, वो जोर पकड़ता है, क्योंकि अमूमन देर रात तक ये चलता है। तो एक बड़ी बात और बड़ी कानूनी जीत अभी फौरी तौर पे इमरान खान के लिए कि उनको रिहा करने का आदेश दिया गया। उनकी जब गिरफ्तारी अवैध करार दे दी गई तो जाहिर सी बात है जब गिरफ्तारी अवैध है तो फिर उनको रिमांड में रखने का कोई मतलब नहीं है। 8 दिन का रिमांड उनको कल दिया गया था न्याय अदालत की तरफ से, लेकिन अब जबकि गिरफ्तारी को ही वैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर उस रिमांड का कोई मतलब नहीं। हाँ, कल हाई कोर्ट में जाने की बात जरूर कही है, जिसमें फिर से इस बात को लेकर सुनवाई होगी और ये लीगल लड़ाई के तौर पे आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जो इमरान खान और उनकी टीम की जो पहली कोशिश थी कि इमरान खान को किसी तरह रिहा कराया जाए, उनको कैद से बाहर लाया जाए, तो उसमें उनको कामयाबी मिली है। तो एक बड़ी कामयाबी इमरान खान के लिए, और कानूनी लड़ाई जो है उनकी आगे चलेगी। सड़कों पर अब जश्न का माहौल जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना होगा इमरान खान को कि कोई हिंसा ना हो। उमा, अब ठीक है, ये तो बहुत पीटीआई के कार्यकर्ताओं, पीटीआई के लिए राहत की बात है, लेकिन मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी जो कानूनी पहलू है। 2 मामले थे जिनमें इमरान खान की गिरफ्तारी है, जो गंभीर आरोप थे, हालांकि कई और मामले हैं इमरान खान के ऊपर, तो अब उनका क्या होगा? जो आपने हाई कोर्ट का जिक्र किया है वो जरा हमें समझाइए। तो फिलहाल राहत, उनकी रिहाई के आदेश दे दिए हैं, तो वो तस्वीरें भी अब आएंगी, लेकिन कानूनी जो उन पर तमाम आरोप वगैरह जो हैं उनका क्या, उस लिहाज से क्या होगा?
जी देखिए, 100 से ज़्यादा मुकदमों में नामजद किया गया है इमरान खान को, जिसमें अलग अलग तरह के हैं। तोशा खाना का मामला जिसमें कल ही अभियोग तय हुआ है, और इसके अलावा आतंकी धाराओं में भी मुकदमा दर्ज है। जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो ये भी भ्रष्टाचार का मामला है, अलकादिर ट्रस्ट का जो मामला है, तो कई सारे मुकदमे हैं और इमरान खान को हर दूसरे चौथे दिन जो है अदालत का चक्कर लगाना पड़ता है। तो एक लीगल लड़ाई इमरान खान ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो है उनकी पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है। और जिस तरह के बयानात वो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ देते रहे, उस मद्देनज़र अगर देखें तो उनकी राह आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी से बैर करके कोई भी राजनेता पाकिस्तान की राजनीति में लंबे समय तक टिक नहीं पाया है। किसी तरह का अगर अंडरहैंड डीलिंग हो, अंदरूनी समझौता हो, तभी वो लड़ते सामने से दिखते हैं, लेकिन पीछे उनके बीच कोई ना कोई समझौता होता है। और जिस तरीके से हेड ऑन तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान की आर्मी को लिया, जिनके खिलाफ वो बयान देते रहे, आसिम मुनीर के खिलाफ बयान देते रहे, उनके जो मातहत हैं उनके खिलाफ बयान देते रहे, और जब परसों इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो जिस तरीके से इमरान खान के समर्थकों ने सेना के मुख्यालय पर और बाकी दूसरे ठिकानों पर हमला किया, तो इससे पूरा जो एक माहौल है वो बिगड़ा है। और इस बात का भी अंदेशा पीटीआई के कार्यकर्ताओं को है कि अब और ज़्यादा मामले दर्ज होंगे कल और परसों की घटनाओं को लेकर, और पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान को हो सकता है कि चैन की सांस न लेने दे अनटिल अनलेस की कोई एक तरह का अंडरहैंड डीलिंग हो, क्योंकि अंडरहैंड डीलिंग के लिए पाकिस्तान की राजनीति जानी जाती है, और जिसके पीछे सेना खड़ी होती है वही सबसे ज़्यादा मजबूत वहाँ पे नज़र आता है। अगर आप देखें तो जो बाजवा, जो कि 2016 में आर्मी चीफ बने थे, 2018 में जब इमरान खान चुनकर आए तो माना गया कि पाकिस्तान की सेना की पीठ पर उनके हाथ था और इसी वजह से वो जीत कर आए। 2019 में बाजवा का जो कार्यकाल है वो रिन्यू किया गया, लेकिन 2021 आते आते एक खटपट शुरू हुई और जो कि नए आर्मी चीफ को लेकर और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब पाकिस्तान की आर्मी के साथ किस तरीके से इमरान खान एक रिश्ता बनाते हैं, या जो टूटा हुआ रिश्ता है वो लेकर कैसे चलते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि उनका भविष्य क्या होगा। और सेना का क्या रुख होता है। हमारे साथ खालिद महमूद खालिद सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद खालिद जी जुड़ने के लिए। तो इस समय इमरान खान की तो रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं, क्या स्थिति है, क्या आपको जानकारियां मिल रही हैं? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद आप चल रहे होंगे। तो ये हम आपको बता दें, इस समय पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी बताया है और रिहाई के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया वो डिसग्रेसफुल था, अपमानजनक था। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि ये जो गिरफ्तारी हुई थी वो गैरकानूनी है और उनकी रिहाई के आदेश दे दिए। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो बेटियां हैं वो पीटीआई से जुड़ी हुई हैं, तो क्या ये कारण रहा होगा। तो हमारे साथ खालिद साहब मुझे बताया जा रहा है एक बार फिर से जुड़ गए। तो खालिद साहब जरा बताइए क्या इस समय जानकारी, हालांकि काफ़ी अपडेट्स हमारे सहयोगियों ने दे दिए हमें, लेकिन असर क्या है जो इमरान खान को की रिहाई के आदेश दे दिए और गिरफ्तारी को अवैध बताया, तो क्या असर है पाकिस्तान में इस खबर का? जी, अभी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की रिहाई का हुक्म दिया है तो उसके बाद ज़ुबान पार्क में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे इमरान खान का घर है, वहाँ पे तस्वीर की जा रही है और जिस तरीके से लीगल तरीके से इमरान खान को वहाँ से उठाया गया था कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत है। लेकिन मैं माफी चाहती हूँ खालिद साहब, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक अच्छी तरह नहीं पहुंच पा रही है, कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। हम आपके पास आएंगे आगे। उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। उमा, तो इस बीच क्या और अपडेट आपको मिल गया पाकिस्तान से, जरा बताइए दर्शकों को। जी देखिए, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, उनको इमीडिएटली रिहा करने का आदेश दे दिया गया है, जैसा कि पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और ये कल हाई कोर्ट में इनको पेश होने को कहा गया है और हाई कोर्ट ने जो पहले इलीगल करार दे दिया था, अब वो मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जो चलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था 2 दिन पहले, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है गैर संवैधानिक या अवैधानिक करार दिया है। तो
तो ये बड़ी राहत की बात है। दूसरी अहम बात यह है कि जो इमरान खान के बाकी बहुत सारे लीडर्स हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी। कईयों की गिरफ्तारी जो है वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर की गई थी, क्योंकि लगातार और बार बार इस बात का कॉल दे रहे थे कि पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में जुटे और इससे शांति भंग हुई और शांति भंग होने की और आशंका भी बनी। तो इस आधार पर चाहे वो शाह मोहम्मद कुरैशी हों चाहे दूसरे बाकी नेता, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो अब देखना है कि उनकी रिहाई का आदेश कब आता है, उनको कब हिरासत से छोड़ा जाता है। और ये जानकारी आ रही है इस बीच की जमान पार्क जो कि लाहौर में इमरान खान का घर है, वहाँ पे बड़ी तादाद में जो इमरान खान के समर्थक हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि जश्न का माहौल होगा, तो जाहिर सी बात है इस फौरी जीत के बाद इमरान खान के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो जश्न मनाने की तैयारी में है। तो जो 2 दिन से हिंसा की जो वारदात चल रही थी, जिसमें आज कमी देखी गई थी और आज जो कोर्ट ने शर्त के तौर पर भी रखा है इमरान खान के सामने कि वो अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा न करने की सलाह देंगे। हालांकि जो पीटीआई के नेता हैं कल से ही हिंसा न करने की सलाह देने लगे थे, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद हो गई थी कि अगर हिंसा होगी तो और ज़्यादा मुकदमे दर्ज होंगे और गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे, जो उनको और आगे जाकर मुश्किल पैदा उनके लिए करेगी। आतंकवादी धाराओं में भी मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, जिस तरीके से गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें पीटीआई के कार्यकर्ताओं के हाथ में भी राइफल जैसी चीज़ें नजर आई, तो इन सब बातों से मामला गंभीर बनेगा। और हमने देखा कि पिछली बार जब इमरान खान के जमान पार्क वाले घर से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई थी, तो वहाँ पे इमरान खान के वर्कर्स ने मोर्चेबंदी कर दी थी और उस समय भी मरियम नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि पेट्रोल बम तक फेंके गए पुलिस के दल पर। तो वैसी स्थिति पैदा ना हो आगे कम से कम, तो इसके लिए ये जो बात है ये पीटीआई के पक्ष में जाता है, इमरान खान के पक्ष में जाता है। और कोर्ट ने ये शर्त भी रखी है, तो इमरान खान को एक अपील करनी होगी अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की। और वैसे भी राहत मिल गई है तो इमरान खान के कार्यकर्ता भी शांति बनाकर रखेंगे। तो अब जो एक बड़ी चुनावी जो माफ कीजिएगा बड़ी कानूनी जो जीत है इमरान खान की, वो अभी हुई है, लेकिन लड़ाई एक लंबी है और लड़ाई लीगल तरीके के अलावा जो राजनीतिक तौर पे इमरान खान लड़ रहे हैं वो भी उनको लड़ना होगा। क्योंकि जब से पिछले साल अप्रैल में उनको सत्ता से बाहर किया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, उसके बाद से वो अर्ली इलेक्शन की मांग करते रहे। हालांकि इलेक्शंस तो अभी तक हुए नहीं है, ना कोई तारीख नजर आई है। और इस बीच पीएमएलएन की तरफ से बार बार ये जोर देकर कहा गया कि 2018 का जब चुनाव हुआ तो नवाज शरीफ को जेल के अंदर रखा गया था। जी, जेल के अंदर इस बात के लिए रखा गया था क्योंकि उन पे करप्शन के चार्जेस थे। एक आखिरी बात निधि, तो उनको क्या जेल के अंदर रखकर चुनाव कराया जाए, ये इस बात का भी एक अंदेशा वहां पे बना हुआ है। तो अभी तो फौरी तौर पे राहत मिल गई है, लेकिन इमरान खान के साथ अगला कानूनी कार्रवाई किस तरह की होगी इस पे भी नजर रखनी होगी। दूसरे मामलों में उमा, जो आपने बात कही थी मरियम नवाज का चीफ जस्टिस पर निशाना है, कहा है पीटीआई में शामिल हो जाएं, ये मरियम नवाज का ट्वीट है, हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा ने हमें फॉरवर्ड किया है। तो ये अपने आप में जो आप बात जिस ओर आप इशारा कर रहे थे, तो वो अब उस पर सुप्रीम कोर्ट पर ही चीफ जस्टिस पर यहाँ पर सवाल उठेंगे और ये अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं उमा कि जो ये प्रेशर बना, एक तो हिंसा वगैरह हुई, लेकिन कल आपको याद होगा इमरान खान के वकील की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान ने कोर्ट में भी कल कहा था कि मुझे टॉर्चर किया गया और तमाम चीज़ें, तो वो एक सिंपैथी उन्होंने गेन करने की वहाँ पे कोशिश की थी और उसका असर उनके कार्यकर्ताओं पर हुआ और फिर उससे हिंसा बहुत भड़की है। ये भी कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, कि कोर्ट ने इमरान खान से कहा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि शांति बनाए रखें। और शायद इमरान खान ये भी कह रहे हैं मीडिया के जरिए कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उमर अता बांदियाल जो कि चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेटी जो सहर अता उनका नाम सहर अता बांदियाल है और वो पीटीआई की वर्कर हैं। तो ये बात जो है अब फौरी तौर पे जब मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया है तो जाहिर हो गया है कि कोर्ट पे पक्षपात का आरोप जो है वो लगना शुरू हो गया है। तो ये इस फैसले को लेकर बेशक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन ये एक बड़ी राहत लेकर आया है। जहाँ तक इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार की बात है, जो विजुअल्स आए उनकी गिरफ्तारी के वक्त जिस तरह से उनको एक तरह से धकिया के ले जाया गया, उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। और उसके बाद जो उनकी लीगल टीम की तरफ से कहा गया कि उनको
24 घंटे तक ना ठीक से खाना दिया गया, ना वॉशरूम जाने दिया गया, ना बैठने ना सोने के लिए कोई पलंग दी गई, सिर्फ एक चटाई दी गई। तो इन सब बातों ने जाहिर सी बात है कि उनके समर्थक जो इमरान खान के उन पे उल्टा असर डाला और इस वजह से भी भावनाएं ज़्यादा तेज भड़की। हालांकि बाद में न्याय अदालत की तरफ से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से ये जानकारी आई कि उनको मिलने दिया गया लीगल टीम से, और ये भी कहा गया कि जो परिजन है वो भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जी उमा, आखिरी सवाल सेना के रुख को लेकर। सब कुछ कहा जाता है वहां की सेना के इर्द गिर्द घूमता है, तो सेना का एंगल आप इस सब में कहां क्या देख रहे हैं? जी देखिए, ये सब कुछ किया धरा सेना के जरिए ही है, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 2016 में कमर वाजवा जब चीफ जस्टिस माफ़ कीजिएगा सेना प्रमुख बने, उसके बाद से ही ये कहा जाने लगा कि अब इमरान खान और उनकी जो दोस्ती है वो इमरान खान को सत्ता में लेकर आएगी, क्योंकि इमरान खान को 2013 में भी उम्मीद थी कि वो सत्ता में आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए थे। 2018 में जब सत्ता में आए तो उनके पीछे सेना को खड़ा बताया गया, और जब बाजवा के साथ उनकी दूरियां बढ़नी शुरू हुई और उसके बाद जो नए चीफ आर्मी चीफ को के अपॉइंट करने को लेकर बात बिगड़ी, तो उसके बाद जाके सेना और उनके बीच दो पार्ट हो गई। अब सेना जो है वहां पे जो सिविल सरकार है, यानी कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है, उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है, ये वहां के जानकारों का कहना है, और इसलिए वो फोर्थ फ्रंट पे नहीं है, लेकिन पीछे से सारा जो प्लानिंग है वो सेना की है। और सेना जो है वो नहीं चाहती कि इस वक्त में आकर वो मुल्क की कमान अपने हाथ में ले, क्योंकि मुल्क की माली हालत बहुत ज़्यादा खराब है, और सेना अगर कमान ले भी ले तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो नहीं सकती, और सेना इस बात की लानत मलानत अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। तो चाहती है कि सरकार तो सिविल की ही चलती रहे, लेकिन पीछे से उनका कंट्रोल हो। इमरान खान कंट्रोल से बाहर जाते दिखे तो उन्होंने उनसे अपना नाता तोड़ लिया और उनकी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिरा दिया। और अब शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जो लीनियंसी है वो सेना के प्रति जो नजर आती है, जो उन्होंने कल भी बयान दिया और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा था कि इमरान खान जो है सेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो है हमले कर रहे हैं, तो एक अलाइनमेंट जो है वो नए तौर पर दिखना शुरू हो गया है, साफ तौर पर दिख रहा है। और अब लेकिन ये देखना है कि चुनाव का ऐलान कब होता है और क्या चुनाव लड़ने दिया जाता है इमरान खान को, उनकी पार्टी को, क्योंकि इस बात का अंदेशा भी वहां जताया जा रहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी पे ऐसी धाराएं लगाई जाएं और धीरे धीरे इस तरह का नैरेटिव बनाया जाए कि उनकी पार्टी को जो है वो एक टेररिस्ट की पार्टी बताया जाए। लेकिन ये संभव नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा जन समर्थन इमरान खान के साथ है। अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात करें, जहां पे उनकी सरकार भी थी, जिस सरकार को उन्होंने वापस लिया और वहां पे अभी केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, वहां पे भी चुनाव अभी तक हुआ नहीं है। तो ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि सेना जो है वो पर्दे के पीछे से खेल रही है। अब अगला मूव क्या होगा, इस पर निगाह बनाए रखनी पड़ेगी। बिल्कुल उमा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल देश की बात में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ही बड़ी खबर आज छाई रही, किस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया, गैर कानूनी बताया गया और उनके रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।